हर रात मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पैरों पर बदबूदार कीचड़ लगा देता था, फिर उसके ऊपर आधा किलो आटा छिड़क देता था, जिसके बाद तुरंत सोने का नाटक करने लगता था, जिस पर वो हर रात ठीक 2 बजे उठती है, मेरे सिर से एक बाल तोड़ती है और चुपके से बाहर निकल जाती है। फिर मैं उसके पैरों के निशानों का पीछा करते हुए उसके पीछे जाने लगता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस पल मैं ये जानने वाला था कि वो आखिर करने क्या जाती है, उसी वक्त सड़क किनारे मुझे एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो एक बड़े ट्रक से टकराने वाली होती है। यह देखकर मैं बिना कुछ सोचे उसकी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ता हूँ, जिस पर ट्रक मुझे करीब 10 मीटर दूर उछाल देता है और मैं मौत के बिल्कुल करीब पहुंच जाता हूँ। ठीक उसी पल जब मेरा दिल धड़कना बंद करने वाला होता है, तभी मेरे दिमाग में एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजती है, गॉड सिस्टम सक्सेसफुली लिंक्ड। होस्ट ये हुआन के अकाउंट में 1000 बिलियन का बैलेंस ट्रांसफर किया गया है। गोल्डन ब्लैक कार्ड और गोल्डन आई स्किल प्राप्त हुई है, जिससे दुनिया की हर चीज की वैल्यू देखी जा सकती है और इंसानों के दिलों को भी पढ़ा जा सकता है। साथ ही ग्रैंड मास्टर फाइटिंग स्किल भी प्राप्त हुई है, जिससे अकेले 100 लोगों का सामना किया जा सकता है। यह सुनते ही मैं अचानक आंखें खोल देता हूँ और फील करता हूँ कि मेरे शरीर में पहले से कहीं ज्यादा ताकत भर चुकी है। यहाँ तक कि मैं 5 किलोमीटर दूर से आती हुई मेबैक की आवाज भी साफ सुन सकता था। फिर 2 मिनट से भी कम समय में एक काली मेबैक मेरे सामने आकर रुकती है, जिस पर ब्लैक सिल्क स्टॉकिंग्स पहने एक लंबी और बेहद खूबसूरत औरत गाड़ी से उतरती है और पागलों की तरह भीड़ में दौड़ पड़ती है। टंग 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 टंग, तुम कहाँ आए हो? जिसके बाद वो छोटी लड़की जिसे मैंने बचाया था जोर जोर से रोने लगती है। यह देखकर वो औरत तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लेती है। जब उसे पता चलता है कि बच्ची को सिर्फ हल्की चोट आई है, तब वो राहत की सांस लेती है, फिर मेरी तरफ देखकर कहती है, थैंक यू, आपने टांग टांग की जान बचाई है। मैं शेन युनशु हूँ, शेन ग्रुप की सीईओ। बताइए, मैं आपका एहसान कैसे चुका सकती हूँ? चाहे शेन फैमिली को अपनी पूरी प्रॉपर्टी ही क्यों ना देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। जिस पर यह शुआन उसकी तरफ घूर कर देखने लगता है और उसी वक्त उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगती है। उम्र 25 साल, पहचान शेन ग्रुप की सीईओ, कुल संपत्ति 800 बिलियन से ज्यादा। अगर ये आज से पहले होता तो यही मौका मेरी जिंदगी बदल सकता था। सिर्फ शेन फैमिली का सहारा मिल जाता तो मैं इस शहर में किंग बन सकता था। लेकिन अब भले ही मेरे पास एक 100 बिलियन हो, फिर भी वो शेन फैमिली की दौलत के सामने कुछ भी नहीं थे, जिस पर मैं बस उसे एक बार देखता हूँ और शांत आवाज में कह देता हूँ, जरूरत नहीं है। फिर मैं बारिश भरी रात में वहां से चला जाता हूँ। शेन युनशु मेरी जाती हुई पीठ को देखती रहती है, फिर पीछे खड़े असिस्टेंट से कहती है, 3 मिनट के अंदर मुझे उस आदमी की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो मेरा लाइफ सेवर है, मैं उसे ऐसे गायब नहीं होने दूंगी। इसके बाद ये शुआन अपने घर वापस पहुंच जाता है, फिर दीवार पर लगी अपने पेरेंट्स की तस्वीर को घूर कर देखने लगता है, जिस पर गोल्डन आई की रिकॉल एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है और कुछ ही सेकंड में मुझे पता चल जाता है कि मेरे पेरेंट्स की मौत के पीछे असली कल्पिट मेरी सौतेली मां क्वियन युलन थी। वहीं मेरी गर्लफ्रेंड जो मेनगजियाओ भी हर रात चोरी छुपे किसी रिच यंग मास्टर से मिलने जाती थी, जिस पर मैं मन ही मन फैसला कर लेता हूं कि सबसे पहले केन युलन से हिसाब चुकता करूंगा और उसके बाद झाओ मेनगजियाओ और उसके उस रिच बॉयफ्रेंड की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं उन्हें इस हालत में पहुंचाऊंगा कि वो डिलीवरी का काम करने लायक भी नहीं बचेंगे और सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। अगली सुबह ये शुएन सीधे ये फैमिली विला पहुंच जाता है। जैसे ही मैं अंदर कदम रखता हूं, तभी हॉल से चीजें टूटने की आवाजें और चियन युलन की चीखें सुनाई देने लगती हैं। मत मारो, मैं सब संभाल लूंगी। मैं ये शुएन से इनहेरिटेंस ट्रांसफर पेपर पर साइन करवा दूंगी, तब ये विला मेरा हो जाएगा और मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। जिस पर अचानक एक जोरदार थप्पड़ उसकी चीख रोक देता है। फिर मैं दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता हूँ। हॉल पूरी तरह बर्बाद पड़ा था। क्वीन युलन, जो हमेशा घमंडी रहती थी, इस वक्त जमीन पर घुटनों के बल गिरी हुई थी। उसके चेहरे पर लाल हाथ का निशान साफ दिखाई दे रहा था। सामने सोफा पर डाओगे बैठा था, जो लोन शार्क गैंग का बॉस था। उसके पीछे 4 आदमी स्टील पाइप्स लेकर खड़े थे। मैं आराम से अंदर जाता हूँ और सबको इग्नोर करते हुए सीधे हॉल के बीच में पहुंच जाता हूँ। यह देखकर डाओगे गुस्से में चिल्ला उठता है और मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है। तो तू ही है वो निकम्मा यंग मास्टर? जिस पर मैं उसकी तरफ घूर कर देखता हूँ और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में दिखाई देने लगती है। कॉम्बैट पावर 60, इंसानों में पीक लेवल, वीकनेस, बहुत ज्यादा अंधविश्वासी और एक अजीब बीमारी से परेशान। हर रात ठीक 12 बजे उसके दिल में असहनीय दर्द उठता है। मैं बिना हिले बस शांत आवाज में कहता हूँ, अगर तेरा हाथ मेरे चेहरे को छू गया तो जिंदगी भर कुछ पकड़ नहीं पाएगा। और तेरी चेस्ट पेन वो हर रात 12 बजे शुरू होती है। सही कहा ना? यह सुनते ही डाओगे का हाथ हवा में ही रुक जाता है, क्योंकि ये राज उसके सबसे करीबी आदमी भी नहीं जानते थे। तू ये सब कैसे जानता है? लेकिन मैं उसकी बात का जवाब नहीं देता और सीधे उस कमरे की तरफ बढ़ जाता हूँ जिसे तहस नहस किया गया था। फिर वहां अपनी माँ का छोड़ा हुआ पर्पल सैंडलवुड बॉक्स ढूंढने लगता हूँ, जिस पर क्वियन युलन तुरंत उठकर डाओगे से चिल्लाते हुए कहती है, वो ये फैमिली का पहला वारिस है, उससे साइन करवा लो, तब ये विला आपका हो जाएगा। यह सुनकर डाओगे की आंखों में लालच चमक उठता है।
फिर वो गुस्से से चिल्लाता है, इसे पकड़ लो, अगर आज साइन नहीं किया तो इसकी उंगली काट देना। जिसके बाद चारों गुंडे स्टील पाइप्स लेकर मेरी तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ पीठ किए बस हल्की सांस छोड़ता हूँ। तुम लोग मुझे लड़ने पर मजबूर क्यों कर रहे हो? और बात खत्म होते ही मैं पलटकर एक साधारण साइड किक मारता हूँ, जिस पर सबसे आगे वाला आदमी ऐसे उड़ जाता है जैसे उसे ट्रक ने टक्कर मार दी हो। वो 5 मीटर दूर जाकर दीवार से टकराता है और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। बाकी तीनों गुंडे डर के मारे वहीं रुक जाते हैं। इसके बाद मैं कॉफी टेबल के पास जाकर आखिर अपनी माँ का सैंडलवुड बॉक्स ढूंढ लेता हूँ। फिर उसके ऊपर जमी धूल साफ करता हूँ और क्वियन युलन की तरफ देखकर कहता हूँ, तुम्हें ओए हमेशा घर और ये फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए थी ना? ठीक है, अब ये सब तुम्हारा है। ये सुनते ही क्वियन युलन हैरान रह जाती है। फिर मैं डाओगे की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराता हूँ और अपनी ब्लैक कार्ड निकालकर पूछता हूँ, कार्ड मशीन लाई है? हाँ, इसमें कुल 58 बिलियन है, पूरा कर्ज काट लो। यह सुनते ही क्वियन युलन की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। उसे लगता है कि मैं उसका कर्ज चुका रहा हूँ, जिस पर वो तुरंत घमंड से कहती है, ये शुआन, अच्छा है कि तुझे अपनी औकात समझ आ गई। अब जब तूने मेरा कर्ज चुका दिया है तो हमारे बीच सब खत्म। अब यहाँ से निकल जा, ये विला अब पूरी तरह मेरा है। लेकिन अगले ही पल दिएब शुआन की बात सीधे क्यान युलन को नरक में धकेल देती है। किसने कहा कि मैं तुम्हारा कर्ज चुका रहा हूँ? जिस पर वो क्यान युलन की तरफ मजाक उड़ाती नजरों से देखता है, फिर शांत आवाज में कहता है, ये पैसा मैंने तुम्हारा कर्ज खरीदने के लिए दिया है, अब से तुम मेरी डेटर हो। यह सुनते ही क्यान युलन के चेहरे की मुस्कान जम जाती है। वहीं डाओगे भी तुरंत सब समझ जाता है और अगले ही सेकंड उसका चेहरा बदल जाता है। वो गुस्से से क्यान युलन को घूरते हुए कहता है, अब तुम्हारा क्रेडिटर यंग मास्टर ये है। फिर वो तुरंत दिएब एक्सयूएन की तरफ पलटकर हंसने लगता है, यंग मास्टर ये, अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो बस कहिए, क्या मैं आपके लिए इंटरेस्ट कलेक्ट करूं? जिस पर साफ पता चल रहा था कि दाओगे अब हर हाल में दिए जुएन का सहारा पकड़ना चाहता था। इसके बाद दिए जुएन सैंडलवुड बॉक्स को हाथ में लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है, फिर रुककर केन युलन को देखता है। मैं तुम्हें सिर्फ 2 ऑप्शंस देता हूँ। पहला, अभी इसी वक्त इस विला से निकल जाओ, खाली हाथ, अपने साथ एक कपड़ा तक नहीं ले जाओगी। दूसरा, 3 दिन के अंदर मेरा पूरा पैसा वापस करो। 1 सेकंड भी लेट हुई तो मैं सीधे पुलिस को रिपोर्ट करूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर फ्रॉड और पब्लिक फंड एम्बेशमेंट का केस डाल दूंगा। फिर वो डाओगे की तरफ देखकर कहता है, और अगर तुमने इसे टाइम पर पैसा लौटाने के लिए फोर्स नहीं किया तो मैं तुम्हारे ऊपर इंटेंशनल असॉल्ट का केस डाल दूंगा। गेट पर सीसीटीवी लगा है, तुम सबके जेल जाने के लिए इतना काफी है। यह कहकर दिए एक्सयूएन बिना पीछे देखे विला से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद पीछे से क्यान युलन की चीखें और डाओगे के आदमियों के तोड़फोड़ की आवाजें आने लगती हैं। यह सब सुनते हुए दिए एक्सयूएन धूप के नीचे खड़ा होकर एक लंबी सांस लेता है और पहली बार उसे अंदर से सुकून फील होता है। लेकिन अगले ही पल सिस्टम फिर एक्टिवेट हो जाता है। नई मिशन जारी हुई है, 2 घंटे के अंदर 100 मिलियन खर्च करो। अगर मिशन फेल हुई तो होस्ट के शरीर का कोई फंक्शन रैंडमली रिमूव कर दिया जाएगा, उदाहरण के लिए हमेशा के लिए सिर्फ 3 सेकंड। यह सुनते ही दिए एक्सयूएन के होंठ फड़क जाते हैं। यह सिस्टम सच में बहुत क्रूअल है, लेकिन अगले ही पल वो हल्का मुस्कुराने लगता है। आखिर पैसा उड़ाना दुनिया का सबसे आसान काम था। जिस पर वो तुरंत एक टैक्सी पकड़ता है और सीधे जियांग सिटी के सबसे लग्जरी मॉल सीबी सेंटर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही दिए जुएन टैक्सी से उतरता है तभी एक लाल पोर्श जोरदार आवाज के साथ उसके सामने आकर रुकती है। फिर कार विंडो नीचे होती है और अंदर से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड झाओ मेंगजियाओ दिखाई देती है। वो सनग्लासेस उतारकर उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखती है। अरे ये तो दिए एक्सयूएन है ना? सुना है तुम्हें घर से निकाल दिया गया और अब डिलीवरी बॉय बन गए हो। फिर यहाँ इस हाई क्लास एरिया में क्या कर रहे हो? यहाँ के गार्ड्स भिखारियों को अंदर नहीं आने देते। जब ये फैमिली बर्बाद हुई थी तब जो मेंगजियाओ ने लाइटनिंग स्पीड से दिएन श्याओन को छोड़ दिया था और तुरंत एक रिच सेकंड जनरेशन हेयर की बाहों में चली गई थी। लेकिन दिएन श्याओन उसे देखकर जरा भी गुस्सा नहीं होता, बल्कि हल्का मुस्कुरा देता है। अच्छा हुआ तुम मिल गई, इस स्पेंड मनी मिशन के लिए मुझे ऑडियंस की जरूरत थी। फिर वो अपना कॉलर ठीक करते हुए हंसकर कहता है, लेकिन आज मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ, आज मैं पूरा मॉल खरीदने आया हूँ। यह सुनते ही झो मेंगजियाओ जोर से हंस पड़ती है। तभी कार का डोर खुलता है और उसके साथ एक फ्लैशी कपड़े पहना आदमी बाहर निकलता है। उसने फूलों वाली शर्ट पहन रखी थी और उसकी छोटी आंखें ऊपर से नीचे तक दिए एक्सयूएन को स्कैन करने लगती हैं। तो ये है तुम्हारा डिलीवरी बॉय एक्स बॉयफ्रेंड? वो घमंड से हंसते हुए कहता है। चेहरा तो ठीक ठाक है, लेकिन अफसोस द्वेष गरीब है। यहाँ की एसी हवा भी पैसे लेकर चलती है। डिलीवरी करके जितना कमाता होगा उससे यहाँ 10 मिनट भी खड़ा नहीं रह पाएगा। जिस पर झो मेंगजियाओ उसका हाथ पकड़कर हंसने लगती है। दिएब शुएन, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, ये मेरे हस्बैंड हैं सन हाओयू। इनके फैमिली का बिल्डिंग मटेरियल्स बिजनेस है, हजारों बिलियन की प्रॉपर्टी है इनके पास। वो जानबूझकर हजारों बिलियन शब्द पर जोर देती है और चुनौती भरी नजरों से दिएब एक्सयूएन को देखने लगती है, जैसे वो उसके चेहरे पर जेल सी या ह्यूमिलिएशन देखना चाहती हो। लेकिन उसे निराशा ही मिलती है, क्योंकि दिएब एक्सयूएन बस उसे ऐसे देखता है जैसे वो हवा हो। फिर शांत आवाज में कहता है, साइड हटो। यह सुनते ही सन हाओयू का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो आगे बढ़कर रास्ता रोक देता है और दिएब एक्सयूएन को धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाता है।
लेकिन जैसे ही उसका हाथ दीएप एक्सयूएन को छूने वाला होता है तभी दीएप एक्सयूएन की आंखों में गोल्डन लाइट चमक उठती है, जिस पर सन हाओयू की सारी इंफॉर्मेशन सामने आने लगती है। फेक रिच सेकंड जनरेशन हेयर, बाहर से ग्लैमरस, अंदर से बैंक रैप्ड, पहनी हुई शर्ट नकली लग्जरी ब्रांड, कलाई में पहनी जिमिन शून्य एक हाई क्वालिटी फेक वॉच, बेल्ट असली, फाइनेंशियल स्टेटस बेहद खराब, क्रेडिट कार्ड्स मैक्सड आउट, एक लोन लेकर दूसरा चुका रहा है, पोर्श किराए की, कार रेंट अभी तक पेड नहीं, जो मेंगजियाओ को इम्प्रेस करने के लिए सब ड्रामा, ये सब पढ़ते ही दिए एक्सयूएन के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। फिर वो सन हाओयू के करीब जाकर धीमी आवाज में कहता है, लेकिन इतनी तेज कि आसपास के लोग भी सुन लें। असल जिमिन वॉचेस की टेक्सचर रैंडम होती है, लेकिन तुम्हारी वॉच की लाइंस कुछ ज्यादा परफेक्ट नहीं लग रही। फिर वो उसकी कलाई देखकर मुस्कुराता है और रियल वॉच का कैलेंडर नंबर बहुत स्मूथली जंप करता है। अभी 1:59 है, क्यों ना 2 बजे तक वेट करें, देखते हैं तुम्हारी वॉच नंबर बदल भी पाती है या नहीं। यह सुनते ही सन हाओयू का चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि वो वॉच सच में फेक थी, जिसे उसने सिर्फ 10 मिलियन में खरीदा था ताकि झो मेंगजियाओ जैसी गोल्ड डिगर्स को इम्प्रेस कर सके। लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक डिलीवरी बॉय सिर्फ एक नजर में उसकी सच्चाई पकड़ लेगा। बकवास बंद कर, मेरी वॉच असली है, तुझे क्या पता लग्जरी ब्रांड्स के बारे में। जिस पर वो घबराहट छुपाने के लिए जल्दी से अपनी कलाई ढंक लेता है। फिर वो झो मेंगजियाओ का हाथ पकड़कर कहता है, चलो बेबी, इस पागल कुत्ते से बहस करने का फायदा नहीं, मैं तुम्हें हमेशा से बैग खरीद कर देता हूँ। यह कहकर वो जल्दी जल्दी मॉल के अंदर जाने लगता है। साफ था कि वो वहां से भागना चाहता था, लेकिन तभी दीएप एक्सयूएन आराम से उनके पीछे चलते हुए कहता है, वैसे मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है, साथ चलते हैं। सन हाओयू पीछे मुड़कर हंसता है, ये सीबी सेंटर है, अगर तू यहाँ एक पेयर सॉक्स भी खरीद पाया ना तो मैं वही खड़ा होकर उन्हें खा जाऊंगा। जिस पर दीएप एक्सयूएन हल्का मुस्कुराता है, अपनी बात याद रखना। इसके बाद वो मॉल के ऑटोमेटिक डोर्स पार करके अंदर चला जाता है। ठंडी एसी हवा पूरे हॉल में फैल रही थी। ग्राउंड फ्लोर पर दुनिया के सबसे लग्जरी ब्रांड्स मौजूद थे और हवा में एक्सपेंसिव परफ्यूम्स की खुशबू तैर रही थी। तभी एंट्रेंस पर खड़ी फीमेल स्टाफ झुककर बोलती है, वेलकम टू फिलिप बी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सन हाओयू और जाओ मेंगजियाओ पर पड़ती है, उसकी स्माइल और ज्यादा ब्राइट हो जाती है। सर मैम वेलकम। जिस पर सन हाओयू अपनी बेइज्जती की भरपाई करने के लिए जोर से कहता है, तुम्हारे स्टोर की सबसे महंगी वॉच निकालो, मैं अपनी वाइफ के लिए खरीदूंगा। फिर वो तिरस्कार से दीएप एक्सयूएन को देखता है, क्या हुआ डिलीवरी बॉय, यहाँ भी ऐसी एंजॉय करने आ गया? ध्यान से रहना, कहीं ग्लास शेल्फ तोड़ दी ना तो तुझे बेचकर भी उसका पैसा नहीं भर पाएंगे। यह सुनते ही सारे सेल्स स्टाफ तुरंत सन हाओयू के आसपास जमा हो जाते हैं, जबकि दीएप एक्सयूएन को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। सिर्फ एक यंग लड़की, जिसकी चेस्ट पर अभी भी इंटर्न टैग लगा हुआ था, वहीं चुपचाप खड़ी रह जाती है। वो इंटर्न लड़की हिचकिचाते हुए धीरे धीरे दीएप एक्सयूएन के पास आती है, फिर उसे एक ग्लास पानी देते हुए कहती है, सर हेलो, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? अगर आप सिर्फ घूमने आए हैं तब भी कोई बात नहीं है। उसकी आंखें बेहद साफ और मासूम थीं। उसने दिए जुएन के कपड़ों की वजह से जरा भी तिरस्कार नहीं दिखाया। जिस पर दिए जुएन आराम से पानी का घूंट पीता है, फिर शांत आवाज में कहता है, मैं देखने नहीं आया। यह सुनते ही झो मेंगजियाओ तुरंत हंस पड़ती है, सुना तुमने, ये खुद कह रहा है कि देखने नहीं आया। मैंने पहले ही कहा था ना, ये यहाँ सिर्फ एसी की हवा खाने आया है, गार्ड्स भी ना किसी को भी अंदर आने देते हैं। जिस पर एक सीनियर सेल्स वुमन आगे बढ़ती है और सख्त आवाज में कहती है, सर अगर आप कुछ खरीदने वाले नहीं हैं तो कृपया हमारा समय बर्बाद मत कीजिए, वहां सामने वेटिंग एरिया है। लेकिन दीएप एक्सयूएन उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। फिर वो सामने खड़ी इंटर्न लड़की की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराता है। इसके बाद वो ग्लास काउंटर के बीच रखी शिकामो वॉच की तरफ इशारा करता है, फिर बगल की पूरी रो की तरफ देखकर कहता है, ये वाली, और उसके साथ पूरी रो भी, मैं सब लेता हूँ। पूरा शोरूम एकदम शांत हो जाता है, जिस पर सन हाओयू जोर से हंस पड़ता है। मेंगजियाओ सुना तुमने, ये कह रहा है कि सब खरीद लेगा, यहाँ की वॉचेस मिलाकर 70 बिलियन से ज्यादा की हैं। लगता है डिलीवरी करते करते इसका दिमाग खराब हो गया है। वहीं वो एरोगेंट सेल्स वुमन गुस्से से कहती है, सर मजाक मत कीजिए, ये फिलिप बी है, कोई सब्जी मंडी नहीं। अगर आपने और नॉनसेंस किया तो मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी। इसी बीच वो इंटर्न लड़की डरते डरते बोलती है, सर शिकाम्यू एक 02 मॉडल की कीमत 9.8 बिलियन है और इसे खरीदने के लिए वीआईपी क्वालिफिकेशन अप्रूवल भी चाहिए होता है। जिस पर दीएप एक्सयूएन बिना कुछ बोले अपनी सस्ती जीन्स की पॉकेट से एक ब्लैक कार्ड निकालता है और धीरे से ग्लास काउंटर पर रख देता है। टक, कार्ड रखते ही साफ आवाज गूंजती है, कार्ड स्वाइप करो, पासवर्ड 6 जीरोज है, अगर पेमेंट फेल हुई तो मैं यही काउंटर खा जाऊंगा। उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसा प्रेशर था कि इंटर्न लड़की के हाथ तक कांपने लगते हैं। फिर वो कार्ड उठाकर स्टोर मैनेजर की तरफ देखने लगती है। मैनेजर एक एक्सपीरियंस्ड मिडिल एज्ड आदमी था, जो काफी देर से दीएप एक्सयूएन को ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस ब्लैक कार्ड पर पड़ती है, उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। ये इन्फिनिट जेंटू ब्लैक कार्ड है। फिर अगले ही सेकंड वो खुद ही सिर हिलाता है, नहीं, इससे भी ऊपर उसके चेहरे पर शौक साफ दिखाई देने लगता है। ये सुप्रीम ड्रैगन कार्ड है। पूरी दुनिया में सिर्फ 10 कार्ड्स मौजूद हैं
जिस पर वो तुरंत चिल्लाता है, सब चुप रहो, पीओएस मशीन यहाँ लाओ, मैं खुद कार्ड स्वाइप करूंगा। लेकिन सन हाओयू अभी भी हंस रहा था। ड्रामा करते रहो, ये किसी सैलून मेंबरशिप कार्ड से ज्यादा कुछ नहीं, मैं भी देखता हूँ इससे क्या निकलता है। लेकिन अगले ही पल बीप, पीओएस मशीन ट्रांजैक्शन कंप्लीट की आवाज निकालती है। साथ ही रिसीट प्रिंटर लगातार बिल प्रिंट करने लगता है। पूरा शोरूम जम जाता है। मैनेजर रिसीट देखकर कांपने लगता है। उस बिल पर इतने लंबे नंबर्स थे कि उसकी आंखें तक चकरा जाती हैं। वो लगभग DXUN के सामने घुटनों पर गिरने वाला होता है। रिस्पेक्टेड सर, 100 बिलियन ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, हम तुरंत सारी वॉचेस पैक करवा देते हैं, क्या इन्हें आपके घर भेज दिया जाए? जिस पर DXUN कैजुअली अपनी नई 10 बिलियन वाली स्टारी स्काई वॉच उठाकर पहन लेता है। फिर बाकी वॉचेस की तरफ देखकर कहता है, कोई बड़ा बैग ढूंढो, मैं इन्हें खुद लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही मैनेजर का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। 100 बिलियन की वॉचेस बैग में? अब जाकर सन हाओयू और जो मेंगजियाओ सच में डर जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये फैमिली बैंकरप्ट नहीं हो गई थी? क्या इसे घर से नहीं निकाला गया था? जिस पर सन हाओयू को ऐसा फील होता है जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। अभी कुछ देर पहले ही वो अपनी फेक लग्जरी वॉच दिखाकर शेखी मार रहा था, और यहाँ DFJUN 70 बिलियन की वॉचेस ऐसे खरीद रहा था जैसे सड़क से सब्जियां उठा रहा हो। वहीं जो मेंजियाओ की नजर लगातार DFJUN की रिस्ट पर चमकती स्टारी स्काई वॉच पर टिकी हुई थी। उसके अंदर जलन से आग लग चुकी थी। फिर वो कांपती आवाज में कहती है, ये शुआन। इसके बाद वो तुरंत सन हाओयू का हाथ छोड़ देती है और सेडक्टिव स्माइल बनाकर DFJUN के करीब आने लगती है। तो तुम मेरा टेस्ट ले रहे थे ना? वो झूठी मासूमियत से कहती है, असल में मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाई। वो सन हाओयू ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैं उससे प्यार नहीं करती, लेकिन DFJUN उसकी तरफ देखता तक नहीं। वो बस ठंडी आवाज में एक ही बात कहता है, अभी कुछ देर पहले कौन सॉक्स खाने वाला था? यह सुनते ही सन हाओयू का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। वो पीछे हटते हुए डिस्प्ले शेल्फ से टकरा जाता है। तो तू क्या चाहता है? फिर वो डरकर चिल्लाता है, मेरे बाप को जानता है? जिस पर DFXUN शांत आवाज में कहता है, मुझे तुम्हारे बाप में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसके बाद वो मुड़कर बाहर जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो सीनियर सेल्स वुमन के सामने रुकता है जिसने उसे इंसल्ट किया था। फिर वो इंटर्न लड़की की तरफ इशारा करके कहता है, आज की पूरी कमीशन इसे मिलेगी। इसके बाद उसकी नजर उस एरोगेंट सेल्स वुमन पर जाती है, और जहां तक तुम्हारी बात है, अगली बार मैं तुम्हें यहाँ ना देखूं, यही बेहतर होगा। यह सुनते ही मैनेजर तुरंत झुक जाता है। अंडरस्टूड सर, हम इसे अभी टर्मिनेट कर देंगे। फिर वो एक्साइटेड होकर इंटर्न लड़की से कहता है, श्याओशन, जल्दी सर को थैंक यू बोलो। सिर्फ आज की कमीशन से तुम जियांग सिटी में घर खरीद सकती हो। इसके बाद DFShawn फिलिप बी स्टोर से बाहर निकल जाता है। फिर सिस्टम पैनल देखकर हल्का मुस्कुराता है। 100 बिलियन स्पेंट, रिमेनिंग टारगेट 250 बिलियन, रिमेनिंग टाइम 1 घंटा 20 मिनट। जिस पर वो बिना रुके बगल वाले अरमानी लग्जरी स्टोर में घुस जाता है। क्या मैं आपको लेटेस्ट कलेक्शन दिखाऊं? लेकिन DFXUN सीधे कहता है, हर डिजाइन के 3 सेट्स पैक करो, और नेक्स्ट स्टोर से लिमिटेड क्रोकोडाइल लेदर सूटकेसेस भी ले आओ, उनमें ये क्लोथ्स भर देना। फिर वो कैजुअली कहता है, और हेन ब्रांड के 100 कलेक्शंस अलग पैक करना, डिलीवरी स्टेशन वाले भाइयों को दूंगा हाथ साफ करने के लिए। अगले 1 घंटे में पूरा CB मॉल हिल जाता है। एक मिस्टीरियस सुपर रिच आदमी, जिसने साधारण यूनिक्लो जैसे कपड़े पहन रखे थे, पूरे मॉल के लग्जरी स्टोर्स को तूफान की तरह साफ करता जा रहा था। वो प्राइसेस देखता तक नहीं था, बस एक ही बात कहता था, पैक एवरीथिंग। जिस पर मॉल का जनरल मैनेजर खुद 20 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उसके पीछे पीछे चल रहा था, सिर्फ बैग्स उठाने के लिए। वहीं सन हाओयू और जाओ मेंगजियाओ पीछे खड़े बिल्कुल जोकर्स जैसे लग रहे थे। दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि DFXUN के पास अचानक इतना पैसा कहां से आ गया। जाओ मेंगजियाओ अपने नेल्स हथेली में गड़ा लेती है। उसकी आंखें जेलसी से लाल हो चुकी थीं। ये जरूर इलीगल मनी है, मैं इसकी कंप्लेन करूंगी। तभी पूरे मॉल में अनाउंसमेंट गूंजती है, डियर कस्टमर्स, आज CB मॉल आधा घंटा पहले बंद होगा, क्योंकि एक स्पेशल गेस्ट ने रूफटॉप स्काई गार्डन रेस्टोरेंट पूरी तरह बुक कर लिया है। साथ ही वर्ल्ड फेमस पियानो जीनियस लैंग लैंग को लाइव परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट किया गया है। पूरा मॉल शॉक में भर जाता है, और दूसरी तरफ DFXUN सेकंड फ्लोर रेलिंग के पास खड़ा हल्का मुस्कुराता है, क्योंकि ये भी सिस्टम द्वारा दिया गया एक स्पेंडिंग प्रोजेक्ट था। सिर्फ इस डिनर सर्विस पर ही 17 बिलियन खर्च हो चुके थे। DFXUN सिस्टम पैनल की तरफ देखता है, मिशन कंप्लीट, करंट स्पेंट अमाउंट 100 बिलियन। जिसके बाद तुरंत सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजने लगती है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, फर्स्ट एग्जिट ट्रैवेजेंट स्पेंडिंग अचीवमेंट कंप्लीटेड, रिवॉर्ड एक्टिवेटिंग, 10x कैशबैक रिवॉर्ड ट्रिगर्ड, 3500 बिलियन कैश सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड, 51% शेयर्स ऑफ CPI मॉल ऑफिशियली ट्रांसफर्ड टू होस्ट, चार्म एंड फिजिकल एट्रीब्यूट्स अपग्रेड। ये सुनते ही DFXUN कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है। तो अब पूरा CKB मॉल मेरा हो चुका है। उसी वक्त मॉल का जनरल मैनेजर घबराया हुआ दौड़ता हुआ आता है। उसके फोन पर अभी अभी हायर अप्स का कॉल आया था। वो आते ही झुक जाता है, सर माफ कीजिए कि मैं आपको पहले पहचान नहीं पाया, मैं जो जीवान हूँ,
सीकेबी मॉल का जनरल मैनेजर, आपने ऑफिशियली 51% शेयर्स खरीद लिए हैं। अब से यहाँ हर फैसला आपका होगा। ये सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग पत्थर की तरह जम जाते हैं। वहीं सन हाउयू डर के मारे सीधे जमीन पर गिर पड़ता है, जिस पर दिएप स्वेन उसकी तरफ देखता तक नहीं। वो बस जाओ जुआन से कहता है, उठिए, अब मैं पहला ऑर्डर देता हूँ। इसके बाद वो दूर खड़े सन हाउयू और जाओ मेंजियाओ की तरफ उंगली दिखाता है। इन दोनों ने मेरा शॉपिंग मूड खराब किया है, इन्हें अभी बाहर फेंको। और आज के बाद सी के चेन के किसी भी मॉल में ये दोनों आधा कदम भी नहीं रखेंगे। फिर उसकी नजर सन हाउयू की फेक वॉच पर जाती है और इसकी ये नकली वॉच आंखों में चुभ रही है। इसे उतार दो। अगले ही सेकंड 20 सिक्योरिटी गार्ड्स भेड़ियों की तरह दोनों पर टूट पड़ते हैं। मुझे छोड़ो। दिएप जुएन, मैं मेंगजियाओ हूँ। मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं वही लड़की हूँ जिससे तुम प्यार करते थे। तुम लोग पछताओगे। लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। अगले ही पल सन हाउयू को जमीन पर दबा दिया जाता है। उसकी वॉच जबरदस्ती उतारी जाती है और एक गार्ड उसे पैर के नीचे कुचल देता है। क्रैक। वॉच पूरी तरह टूट जाती है। उनकी चीखें धीरे धीरे मॉल से दूर होती चली जाती हैं, जिस पर दिएप एक्सयूएन एस्केलेटर के सबसे ऊपर खड़ा होकर नीचे अपने कमर्शियल एम्पायर को देखता है। तभी उसका फोन बजता है। अननोन नंबर। हेलो, क्या मैं मिस्टर दिएप एक्सयूएन से बात कर रही हूँ? मैं शेन युनशु हूँ। सुना है आपने अभी सी के भी खरीद लिया है। मैं अभी नीचे सी के कैफे में हूँ। यह सुनते ही दिएप एक्सयूएन हल्का मुस्कुराता है। तो वो अभी तक यहीं थी? फिर वो आराम से कहता है, ठीक है, वैसे भी मुझे भूख लगी है, लेकिन मैं कॉफी नहीं पीता। मुझे मलाटांग खाना है। मिस शेन को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जिस पर शेन युनशु तुरंत जवाब देती है, जब तक आप मिलने को तैयार हैं मुझे किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं। कॉल खत्म होते ही दिएप स्वेन मुस्कुरा देता है। लगता है अगला गेम और इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके बाद रात का जियांग सिटी दिखाई देता है। पूरा शहर काले धुएं जैसी डार्कनेस में डूबा था, जिसे ओल्ड स्ट्रीट की नियॉन लाइट्स अजीब तरीके से चमका रही थीं। तभी एक लग्जरी रोल्स रॉयस पुराने स्लम एरिया की टूटी सड़कों पर धीरे धीरे आगे बढ़ती है और आखिर एक छोटी सी मालातांग शॉप के सामने रुकती है। कार डोर खुलता है और शेन युनशु बाहर उतरती है। वहीं दूसरी तरफ दिएप एक्सयूएन सड़क किनारे लाल प्लास्टिक चेयर पर बैठा था। उसके हाथ डिस्पोजेबल चॉपस्टिक्स तोड़ रहे थे। उसके पास लग्जरी शॉपिंग बैग्स का पहाड़ लगा हुआ था, जिस पर वो शेन युनशु को देखकर कहता है, क्या हुआ मिस शेन, इतनी गंदी जगह देखकर डर लग रहा है? फिर वो सामने वाली चेयर पर हाथ मारता है। बैठो, यहाँ के बीफ बॉल्स पूरे जियांगसे में सबसे बेस्ट हैं। शेन युनशु गहरी सांस लेती है, फिर उसके सामने बैठ जाती है। मिस्टर, ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है। वो दिएप एक्सयूएन को ध्यान से देखते हुए कहती है, मैंने सोचा था कि हजारों बिलियन की प्रॉपर्टी वाला आदमी खाने की जगहों को लेकर ज्यादा पिकी होगा। जिस पर दिएप एक्सयूएन हंस देता है। पैसा इंसान को फ्री बनाता है, चेन नहीं पहनाता। फिर वो मेन्यू उसकी तरफ बढ़ाता है। ऑर्डर करो, तुमने कहा था ट्रीट दोगी, सिर्फ इसलिए कम मत ऑर्डर करना कि खाना चीप है। शेन युनशु मेन्यू देखने लगती है। बीफ बॉल 7000, सीवीड 4000। उसके इमोशंस बेहद कॉम्प्लिकेटेड हो चुके थे, क्योंकि सिर्फ 24 घंटे पहले तक दिएप स्वेन बारिश में जान जोखिम में डालकर डिलीवरी करता था, लेकिन आज वो उसके सामने बैठा था, एक ऐसी मिस्टीरियस ऑरा के साथ जिसे शेन युनशु जैसी एक्सपीरियंस्ड बिजनेस वुमन भी समझ नहीं पा रही थी। वो आखिरकार मेन्यू नीचे रख देती है। कुछ भी ऑर्डर कर दीजिए, लेकिन मिस्टर, ये अब हमें सीरियस बात करनी चाहिए। आपने टांग टांग को बचाया, फिर सी के बी भी खरीद लिया, लेकिन दिएप एक्सयूएन तुरंत उसे बीच में रोक देता है। खाना खाते वक्त बिजनेस की बात नहीं करनी चाहिए, एसिड बढ़ता है। फिर वो शॉप ओनर आंटी से चिल्लाकर कहता है, आंटी 2 बड़े बॉल्स, मीडियम स्पाइसी और विनेगर ज्यादा डालना। जिस पर आंटी हंस पड़ती है, अरे शाओ, ये आज गर्लफ्रेंड को घुमाने लाया है क्या? बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ी पतली लग रही है, इसे ज्यादा खिलाना पड़ेगा। आज का बिल मेरी तरफ से। यह सुनते ही शेन युनशु का चेहरा कानों तक लाल हो जाता है। वो जल्दी से हाथ हिलाने लगती है, नहीं नहीं, मैं। लेकिन दिएप एक्सयूएन हंसते हुए बीच में बोल देता है, ये मेरी क्रेडिटर है। फिर वो विनेगर की बोतल उठाकर उसके बाउल में ढेर सारा विनेगर डाल देता है। ट्राई करो, इस डिश की सोल यही है। इस तरह अचानक टॉपिक बदल जाने की वजह से शेन युनशु का सीरियस नेगोशिएशन मोड आधा खत्म हो जाता है। फिर वो धीरे से कैबेज का एक पीस खाती है। अगले ही पल हॉट स्पाइसी सूप और खट्टे विनेगर का स्वाद उसकी टेस्ट बर्ड्स पर एक्सप्लोड कर जाता है, जिस पर वो हल्का खांसने लगती है। आंखों में पानी तक आ जाता है। धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा। दिएप एक्सयूएन उसे टिश्यू देते हुए कहता है। शेन युनशु ऑकवर्ड होकर टिश्यू लेती है और अपने होंठ साफ करने लगती है। उस पल पहली बार उसके चेहरे से वो कोल्ड सीईओ वाला मास्क हटता है और वो एक नॉर्मल लड़की जैसी दिखाई देने लगती है। फिर अचानक वो धीमी आवाज में कहती है, मिस्टर, ये मैं सिर्फ टंग टंग को बचाने के लिए आपका शुक्रिया नहीं कहना चाहती। असल में सी के भी हमेशा हमारी कंपनी को एडवर्टाइजमेंट पोजीशंस को लेकर दबाव में रखता था। अगर आपने मॉल खरीदकर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया होता तो अगले महीने हमारे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट को कैंसिल करना पड़ता। जिस पर दिए एक्सयूएन कैजुअली मीटबॉल खाते हुए गोल्डन आई एक्टिवेट कर देता है। अचानक शेन युनशु के सिर के ऊपर रेड डेटा लाइंस उभरने लगती हैं। टारगेट शेन युनशु, आइडेंटिटी शेन ग्रुप चेयरवुमन, करंट स्टेट एक्सट्रीम एग्जॉस्शन, मेंटल ब्रेकडाउन नियर लिमिट, कोर क्राइसिस 1।
कैपिटल चेन अबाउट टू कोलैप्स, राइवल तियानशेंग फंड द्वारा ट्रैप, फंडिंग शॉर्टेज 2800 बिलियन, कोर क्राइसिस 2, इंटरनल बिट्रेयल, चीफ डिजाइनर जो पेंग ब्राइब्ड बाय तियानशेंग फंड, टुमारो मॉर्निंग के बिडिंग प्लान लीक होने वाले हैं, कोर क्राइसिस 3, फैमिली गैम्बलिंग एग्रीमेंट, अगर इस क्वार्टर प्रॉफिट नहीं हुआ तो सीईओ पोजीशन छिन जाएगी, साथ ही उसे तियानशेंग फैमिली के यंग मास्टर से फोर्स्ड मैरिज करनी पड़ेगी, टाइम बिफोर कोलैप्स 12 घंटे। ये सब देखकर दिए एक्सयूएन की चूइंग मोशन तक रुक जाती है। ये कोई फीमेल सीईओ नहीं, ये तो तांग मोंक मीट बन चुकी है जिसे हर कोई खाने के लिए तैयार बैठा है। फिर वो चॉपस्टिक्स नीचे रखता है और आधी मुस्कान के साथ शेन युनशु की तरफ देखता है। बुरा मत मानना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रोडक्ट लॉन्च वेन्यू है। फिर वो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मेरी जानकारी के मुताबिक तुम्हारी कंपनी की हालत ऐसी हो चुकी है कि सीबी मॉल का रेंट देने के लिए भी तुम्हारे पास कुछ 100 मिलियन नहीं बचे। थमवंथु डीएपस्विन को घूर कर देखती है, जिस पर वो हैरानी से पूछती है, तुम्हें कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में कैसे पता है? ये तो टॉप सीक्रेट है, यहाँ तक कि वाइस प्रेसिडेंट को भी इसके बारे में नहीं पता। कहीं तुम कोई कमर्शियल स्पाई तो नहीं हो? जिसके जवाब में डीएपस्विन एक टिश्यू पेपर निकालता है और फिर आराम से उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगलियों पर लगे तेल के निशान साफ करने लगता है। उसकी उंगलियां लंबी और गर्म होती हैं, जो जैसे ही थाम वान थू की ठंडी स्किन को टच करती हैं, वो हल्का सा कांप उठती है, जैसे उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो, लेकिन फिर भी वो अपना हाथ पीछे नहीं खींचती। इसके बाद दीएप एक्सयूएन मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हारा लाइफ सेवर हूँ, कोई स्पाई नहीं। और सिर्फ यही नहीं, मुझे ये भी पता है कि तुम इस हालत में क्यों पहुंची हो, क्योंकि तुम्हारे आसपास एक ट्रेटर मौजूद है। ये सुनते ही थाम वान थू का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। तभी अचानक उसका फोन जोर से वाइब्रेट करने लगता है। स्क्रीन पर डिजाइन डायरेक्टर चू ब्यांग का कॉल फ्लैश हो रहा होता है, जिस पर वो एक बार दीएप एक्सयूएन की तरफ देखती है और दीएप एक्सयूएन उसे इशारे से कॉल उठाने को कहता है। हेलो डायरेक्टर चू, कल के बिडिंग डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन कहां तक पहुंची? जिसके जवाब में दूसरी तरफ से घबराई हुई और पछतावे से भरी आवाज सुनाई देती है। प्रेसिडेंट थाम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमारे सर्वर पर हैकर अटैक हुआ है। प्रोजेक्ट लूक चो के सारे डिजाइन ड्राफ्ट्स और डेटा पूरी तरह लॉक एंड डिस्ट्रॉय हो गए हैं। यहां तक कि बैकअप हार्ड डिस्क भी खराब हो गई है। ये सुनते ही थाम वान थू अचानक अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है। उसकी मूवमेंट इतनी तेज होती है कि पीछे रखी प्लास्टिक चेयर पलटकर गिर जाती है। वो शॉक में चिल्लाकर कहती है, ये कैसे पॉसिबल है? हमारा फायरवॉल तो टॉप लेवल सिक्योरिटी वाला है और बैकअप हार्ड डिस्क तो तुम्हारी सेफ में रखी थी, वो कैसे खराब हो सकती है? जिस पर चू बैंग घबराई आवाज में कहता है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन कल सुबह 9 बजे बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब दोबारा बनाना इम्पॉसिबल है। ओपोनेंट साइड शायद पहले से तैयारी करके बैठी थी। हम बर्बाद हो गए। यह सुनते ही थम बंथु के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर जाता है। उसका पूरा शरीर जैसे कमजोर पड़ जाता है। वो वापस बैठने की कोशिश करती है, लेकिन चेयर पहले ही गिर चुकी होती है। और तभी जैसे ही वो नीचे गिरने वाली होती है, दीएप एक्सयूएन एक हाथ से उसे संभाल लेता है। इसके बाद वो बेहद कामली जमीन से फोन उठाता है और दूसरी तरफ अभी तक कनेक्टेड चू ब्यांग से कहता है, काफी अच्छा एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हें तो गोल्डन स्टैच्यू मिलना चाहिए। जिस पर दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस छा जाता है। फिर चू ब्यांग गुस्से में पूछता है, तू कौन है? दीएप एक्सयूएन जोर से हंसता है और कहता है, मैं कौन हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि चू ब्यांग, अब तुम्हें प्रे करना चाहिए। थिएनथुंग कैपिटल ने जो 70 बिलियन सेटलमेंट मनी तुम्हें दी है, उससे कम से कम एक अच्छी व्हील चेयर तो खरीद ही लेना। इतना कहकर वो सीधे कॉल काट देता है और फोन वापस टेबल पर फेंक देता है। इस वक्त थाम वंथु डीएप शाउन के सीने से लगी कांप रही होती है। उसकी आंखें पूरी तरह खाली हो चुकी होती हैं। अभी वो कोई कोल्ड सीईओ नहीं लग रही होती, बल्कि एक ऐसी औरत लग रही होती है जो पूरी तरह टूट चुकी है। वो कांपती आवाज में कहती है, सब खत्म हो गया, ये हमारी आखिरी उम्मीद थी। डिजाइन्स खो गए तो कल हमें कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन माना जाएगा। मुझे 1000 बिलियन का कंपेंसेशन देना पड़ेगा। शेन फैमिली मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिस पर दीएप एक्सयूएन की आवाज भीड़ भाड़ वाले नाइट मार्केट के बीच बेहद साफ सुनाई देती है। उसकी कामनेस में एक अजीब कॉन्फिडेंस होता है जो सामने वाले को भी स्टेबल फील करवाने लगता है। वो उसके कंधों को पकड़कर उसे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर करता है और कहता है, डिजाइन्स गए हैं तो दोबारा बनाए जा सकते हैं, पैसे गए हैं तो फिर से कमाए जा सकते हैं। जब तक इंसान जिंदा है गेम खत्म नहीं होता। जिस पर थाम वान थू की आंखें लाल हो जाती हैं और आंसू बाहर आने लगते हैं। वो टूटे हुए स्वर में कहती है, लेकिन अब टाइम नहीं है, सिर्फ 10 घंटे बचे हैं। वो डजन्स डिजाइनर्स की 3 महीने की मेहनत थी। जिसके जवाब में डीएप एक्सयूएन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, किसने कहा टाइम नहीं है? इसके बाद वो उसका हाथ छोड़ता है, जमीन पर पड़े लग्जरी शॉपिंग बैग्स उठाता है और उसकी आंखों में अचानक हंटर जैसी एक्साइटमेंट चमकने लगती है। चलो? थम वंथु कंफ्यूज होकर पूछती है, कहाँ? जिस पर दीएप एक्सयूएन कहता है, तुम्हारी कंपनी। अगर उस चू बैंग ने कहा है कि डेटा डिस्ट्रॉय हो गया, तो आज रात मैं उसे मिरेकल दिखाऊंगा। टुनाइट हम ट्रेटर हंटिंग खेलेंगे। आधे घंटे बाद जांगथन सीबीडी में मौजूद शेन ग्रुप बिल्डिंग पूरी रोशनी से चमक रही होती है।
पूरा डिजाइन डिपार्टमेंट केओस में डूबा होता है। दर्जनों डिजाइनर्स ब्लैक स्क्रीन वाले कंप्यूटर्स के सामने बैठे सिर पकड़कर परेशान हो रहे होते हैं। कोई रो रहा होता है तो कोई गुस्से में गालियां दे रहा होता है। बीच में चू ब्यांग खड़ा होकर फेक तरीके से टेक्नीशियंस को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, लेकिन उसकी नजर बार बार घड़ी पर जा रही होती है। उसके होंठों पर एक मुश्किल से दिखने वाली स्मग स्माइल बनी हुई होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि बस आज की रात निकल जाए और कल थाम वन थू की पोजीशन खत्म होते ही वो थियन सिन कैपिटल में वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। तभी बाहर अचानक हलचल मचती है। प्रेसिडेंट थाम आ गई, जिस पर चू ब्यांग तुरंत अपना एक्सप्रेशन बदलता है और दुखी होने का नाटक करते हुए आगे बढ़ता है। प्रेसिडेंट थाम, आखिर आप आ गई, मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन अगले ही पल वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि थाम वांथू टूट चुकी होगी। मगर वो कॉन्फिडेंस के साथ अंदर आती है। उसकी आंखों में आंसुओं के निशान जरूर होते हैं, लेकिन उसका ऑरा पहले से भी ज्यादा शार्प लग रहा होता है। और उसके साथ एक यंग आदमी चल रहा होता है, जिसने अरमानी सूट पहना होता है, लेकिन हाथ में मालातांग हॉटपॉट का बैग पकड़ा हुआ होता है। जिस पर चू ब्यांग कंफ्यूज होकर पूछता है, ये कौन है? दिए जुएन कैजुअली बैग को मीटिंग टेबल पर रखता है और कहता है, मैं फूड डिलीवरी देने आया हूँ। इसके बाद वो सीधे चू ब्यांग की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी आंखें इतनी डेंजरस होती हैं कि चू ब्यांग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत थाम वांथू से कहता है, प्रेसिडेंट थाम, इस वक्त भी आप आउटसाइडर को अंदर लाकर ट्रबल क्रिएट कर रही हैं? जिस पर दिए जुएन हल्का सा हंसता है और कहता है, डायरेक्टर चू, तुम्हारी एक्टिंग थोड़ी ओवर नहीं हो रही? फिर वो ब्लैक स्क्रीन वाले कंप्यूटर्स की तरफ इशारा करता है और पूछता है, तुम कह रहे थे कि हैकर अटैक हुआ और डेटा डिस्ट्रॉय हो गया? चू ब्यांग सख्त आवाज में जवाब देता है, बिल्कुल, टेक्निकल डिपार्टमेंट उसे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। जिस पर दिएप सुएन सीधे मेन कंट्रोल कंप्यूटर के सामने जाकर बैठ जाता है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेजी से चलने लगती हैं कि बाकी लोग देख भी नहीं पाते। वो हैकर स्किल एक्टिवेट करके नेटवर्क में घुस जाता है, डेटा ट्रेस करने लगता है और सोर्स कोड रिकवर करने लगता है। काली स्क्रीन पर ग्रीन कोड्स पागलों की तरह तेजी से स्क्रॉल होने लगते हैं। पास खड़ा टेक्निकल डायरेक्टर शॉक में बोल पड़ता है, ये कैसी टाइपिंग स्पीड है? क्या ये कोडिंग के साथ रिवर्स ट्रेसिंग भी कर रहा है? सिर्फ 1 मिनट के अंदर। टक दिए एक्सयूएन एंटर की दबाता है और अगले ही पल जो बड़ी स्क्रीन अभी तक ब्लैक थी वो अचानक चमक उठती है, लेकिन उस पर डिजाइन्स नहीं बल्कि सर्विलांस फुटेज और चैट हिस्ट्री दिखाई देने लगती है। वीडियो में साफ दिख रहा होता है कि आधे घंटे पहले चू ब्यांग सर्वर में एक यूएसबी डिवाइस कनेक्ट करता है और फिर प्रेसिडेंट जाओ थियन सिन नाम के कॉन्टैक्ट को मैसेज भेजता है, काम हो गया, सारा डेटा डिलीट कर दिया। वो बेवकूफ थाम वांथू अब खत्म हो चुकी है। पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो जाता है। सभी डिजाइनर्स की नजरें नाइफ की तरह एक साथ चू ब्यांग पर टिक जाती हैं, जिस पर चू ब्यांग का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वो घबराकर चिल्लाता है, ये फेक है, ये फ्रेमिंग है। प्रेसिडेंट थाम, आप मुझ पर भरोसा करने की बजाय इस लूजर पर ट्रस्ट कर रही हैं। लेकिन थाम वांथू बस बड़ी स्क्रीन को देखती रह जाती है। उसका दिल जैसे टुकड़ों में कट रहा होता है। सिक्योरिटी, इस गद्दार को तुरंत पकड़ो और अभी के अभी पुलिस को कॉल करो। यह सुनते ही गार्ड्स, जो काफी देर से गुस्सा दबाकर खड़े थे, तुरंत चू ब्यांग पर टूट पड़ते हैं। लेकिन पकड़े जाने के बाद भी चू ब्यांग पागलों की तरह चिल्लाता रहता है, थम्बंथू, तुम मुझे अरेस्ट करवाने की हिम्मत करती हो? मेरे डिजाइन टीम के बिना कल तुम्हारे पास सिर्फ मरने का रास्ता बचेगा। मैं भी देखता हूं तुम सिचुएशन कैसे पलटती हो। जिस पर गार्ड्स उसे घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। हालांकि ट्रेटर पकड़ा जाना सभी के लिए सेटिस्फाइंग होता है, लेकिन असली प्रॉब्लम अभी भी वहीं खड़ी होती है, क्योंकि डिजाइन्स सच में गायब हो चुके होते हैं। इसके बाद पूरा ऑफिस एक बार फिर होपलेस साइलेंस में डूब जाता है। तभी टेक्निकल डायरेक्टर हिचकिचा